Hello everyone. So now we will discuss hypermetropia. It's a type of refractive error where rays coming from the infinity are brought to focus behind the retina. So इसको हम इस इमेज से समझ सकते हैं, जो रेज पैरेलल आ रही थी इंफिनिटी से वो हमारी रेटिना के पीछे जाके कन्वर्ज हो रही है। हमारा रेटिना यहाँ पे है और इमेज इसके पीछे बन रही है। सो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। जो इमेज यहाँ पे रेटिना पे बनेगी वो यहाँ पे ब्लड इमेज होगी। और ये होता क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारी आई की जो कन्वर्जिंग पावर है वो कम हो जाती है। इसका मतलब जो रेज पहले यहाँ पे कन्वर्ज हो पा रही थी, अब क्योंकि पावर कम हो गई है तो पीछे जाके कन्वर्ज होती है। सो इस कंडीशन में हमारी कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज हो जाती है। नाउ नेक्स्ट इज द इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसको हम बहुत डिटेल में बेसिक्स ऑफ रिफ्लेक्टिव एरर की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सो स्टिल देयर आर 5 टाइप्स। एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया। एक्सियल मतलब यहाँ पे हमारी एक्सियल लेंथ चेंज हो जाती है। सो डिक्रीज इन एक्सियल लेंथ की वजह से होता है एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया। यहाँ पे होता क्या है, अगर हमारी नॉर्मल आईबॉल ये थी और हमारी रेज आके यहाँ पे रेटिना पे इमेज फॉर्म कर दी थी। अब क्योंकि एक्सियल लेंथ कम हो गई है तो हमारा आईबॉल छोटा हो गया है, लेकिन इमेज तो अभी भी पीछे बन रही है। तो अब हमारा रेटिना आगे शिफ्ट हो गया है और इमेज पीछे बन रही है, तो इमेज बिहाइंड द रेटिना क्या होता है? हमारा हाइपरमेट्रोपिया। सो इस वजह से यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया होता है। और 1 mm एक्सियल चेंज होने से 3 डायोप्टर का हाइपरमेट्रोपिया होता है। सो नाउ कमिंग ऑन टू द कर्वेचरल हाइपरमेट्रोपिया। अब हमारे दो रिफ्लेक्टिव सरफेस होते हैं, पहला कॉर्निया होता है फिर लेंस होता है। अगर इनका कर्वेचर चेंज हो जाएगा तो इसकी वजह से भी हाइपरमेट्रोपिया होगा। कर्वेचर इनका अगर इंक्रीज हो जाता है उसकी वजह से फ्लैटनिंग हो जाती है। मतलब पहले अगर हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर ये था, अब ये कर्वेचर हमारा इंक्रीज हो गया है, तो वी कैन सी जो सी है ना ये कम हो गया है, तो ये फ्लैटनिंग बोलते हैं इसे। और ये फ्लैटनिंग होने की वजह से हमारी कन्वर्जिंग पावर कम हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया होता है। सो 1 mm फ्लैटनिंग की वजह से 6 डायोप्टर ऑफ हाइपरमेट्रोपिया होता है। सो नाउ थर्ड वन इज द इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया। इंडेक्स मतलब हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो हमारा जो लेंस होता है उसके बीच में न्यूक्लियस होता है। सो यहाँ पे हमारा नॉर्मली न्यूक्लियस का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो कॉर्टेक्स से ज्यादा होता है। लेकिन अगर कॉर्टेक्स का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा तो हाइपरमेट्रोपिया होगा। तो कॉर्टेक्स का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ये बढ़ जाता है हमारा अर्ली इंसिपिएंट स्टेज ऑफ कॉर्टिकल कैटरेक्ट। सो इसमें क्या होता है, कॉर्टिकल कैटरेक्ट में कॉर्टेक्स के जो फाइबर हैं उनकी बहुत थिकनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ जाती है और यहाँ पर हाइपर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। सो यहाँ पे कॉर्टेक्स का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ने से वो इक्वल या ज्यादा हो जाते हैं न्यूक्लियस से, जिसकी वजह से इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया कोज हो जाएगा। सो नाउ कमिंग ऑन टू द पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया। पोजिशनल में क्या होता है, जो हमारा लेंस है अगर इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, जनरली अगर ये पीछे शिफ्ट हो जाएगा तो हाइपरमेट्रोपिया कोज होता है। सो हमारा पोजिशनल में पोस्टीरियर डिसलोकेशन और सबलक्सेशन ऑफ लेंस की वजह से पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया होता है। द फिफ्थ टाइप इज एब्सेंस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस। एस बी जो हमारा कॉर्निया है इसकी पावर होती है +40 और जो लेंस होता है इसकी पावर होती है +20, तो हमारी टोटल आई की पावर होती है +60। लेकिन अगर अभी लेंस ही नहीं होगा जो कि अफ्रीकिया में होता है, तो इस एब्सेंस ऑफ लेंस की वजह से जो 20 पावर है वो चली जाएगी। तो हमें बाहर से आई को नॉर्मल रखने के लिए +20 देना पड़ेगा। तो प्लस हम यूज करते हैं हाइपरमेट्रोपिया में। सो हाई हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा एब्सेंस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस की वजह से। So now this was all about the etiological classification. Now coming on to the causes of hypermetropia. So ये physiological हो सकते हैं, ये pathological हो सकते हैं। Physiological मतलब डेवलपमेंट है। जब बेबी बर्थ के बाद जो बेबी होता है, हर एक बच्चा जो होता है वो हाइपरमेट्रोपिक होता है। नियरली 2.5 से 3 डायोप्टर तक का हाइपरमेट्रोपिया हर बच्चे को होता है। लेकिन जैसे जैसे, क्योंकि अभी हमारी ना एक्सियल लेंथ कम होती है और इमेज हमारी पीछे बन रही होती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा ग्रो करेगा तो एक्सियल लेंथ बढ़ के हमारी आई की बाद में यहाँ इस पोजीशन पे आ जाती है जहाँ पे हमारी इमेज बन रही थी। सो एज जब बेबी ग्रो करेगा तो एक्सियल लेंथ बढ़ेगी आईबॉल की, जिसकी वजह से 5 to 7 ईयर तक जो बेबी होगा वो इमेट्रोपिक हो जाएगा, मतलब उसका जो हाइपरमेट्रोपिया वो ठीक हो जाएगा। सो दिस इज द फिजियोलॉजिकल। नाउ कमिंग ऑन टू द पैथोलॉजिकल। एज हमने देखा था जब हमारी एक्सियल लेंथ कम हो जाती है तो उसकी वजह से हाइपरमेट्रोपिया होता है। तो जिस जिस कंडीशन में हमारी आईबॉल छोटी हो जाएगी उसमें उसमें हमारा हाइपरमेट्रोपिया होगा। सो माइक्रो ऑप्थेल्मोस मतलब हमारा आईबॉल ही छोटा है। रेटिनल ट्यूमर या कोरोइड ट्यूमर। सो ये जो मास होते हैं ये हमारी जो रेटिना पे जब ये मास ग्रो करता है तो हमारा जो रेटिना आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सो इससे भी एक्सियल लेंथ कम हो जाएगी। सो रेटिनल या कोरोइड ट्यूमर होगा तो उसकी वजह से रेटिना आगे फॉरवर्ड पुश होगा और उससे एक्सियल लेंथ कम हो जाएगी। कोई एक्सुडेट्स होंगे या रेटिनल डिटैचमेंट होगी तो रेटिना डिटैच होके भी आगे आ जाएगा, so उससे भी एक्सियल लेंथ कम होगी।
नाउ नेक्स्ट इज द कॉर्निया प्लेना। हमने एक्सियल लेंस के बाद डिस्कस किया था कर्वेचर। अगर कर्वेचर में फ्लैटनिंग होती है तो उससे क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया। सो अगर कॉर्निया प्लेन हो जाएगा मतलब फ्लैट हो जाएगा तो उससे क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इज द माइक्रोकॉर्निया इन माइक्रोऑप्थेल्मोस। यहाँ पे हमारा कॉर्निया का साइज छोटा हो जाता है। देन सबलक्सेशन और डिसलोकेशन ऑफ लेंस अगर पोस्टीरियरली होगा तो उसकी वजह से भी हाइपरमेट्रोपिया होगा। नेक्स्ट इज द अफेकिया और सर्जिकल अफेकिया, इसमें भी हाई हाइपरमेट्रोपिया होता है। लेकिन सर्जरी में क्योंकि इंसिजन हम देते हैं, सो इंसिजन की वजह से कोई मेरिडियन में भी चेंज आता है, तो इसकी वजह से एस्टिग्मेटिक एरर भी होता है यहाँ पे। सो सर्जिकल अफेकिया में हाई कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिक एरर होता है। सो नाउ इन फिजियोलॉजिकल, जो फिजियोलॉजिकल कैटरेक्ट होता है, हमें जनरली यहाँ पे 6 डायोप्टर से ज्यादा हाइपरमेट्रोपिया देखने को नहीं मिलता। लेकिन पैथोलॉजिकल में 6 डायोप्टर से बढ़ के 24 डायोप्टर तक भी जा सकता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। नाउ कमिंग ऑन टू द एकोमोडेशन। सो हमारा जो नियर विजन होता है ना, उसमें एकोमोडेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एकोमोडेशन मतलब हमारा जो लेंस होता है वो अपने साइज को बड़ा या छोटा कर लेता है बेस्ड ऑन हम पास देख रहे हैं कि हम दूर देख रहे हैं। सो ये हमारी एकोमोडेशन पावर होती है आई की। तो अब क्योंकि नियर विजन में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और हाइपरमेट्रोपिया में नियर विजन कम हो जाता है, तो अब हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने में भी एकोमोडेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसी के बेसिस पे हम इस हाइपरमेट्रोपिया को क्लिनिकली क्लासिफाई करते हैं। सो इसके टाइप्स होते हैं लेटेंट एंड मैनिफेस्ट। और मैनिफेस्ट के फर्दर दो टाइप होते हैं, फैकल्टेटिव एंड एब्सोल्यूट। सो जो लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया होता है, और इसमें क्या होता है, ये हमारा हाइपरमेट्रोपिया का वो पार्ट है जो करेक्ट हो जाता है बाय नॉर्मल एकोमोडेटिव पावर। मतलब हमें पास का नहीं दिख रहा है, पर अगर हमारा लेंस खुद से जो नॉर्मली एकोमोडेट करता है, पहले बड़ा था अब साइज में छोटा हो गया, इससे अगर वो हाइपरमेट्रोपिया ठीक हो जाता है तो वो लेटेंट है। अब फैकल्टेटिव क्या होता है ये, और इसके अलावा लेटेंट के अलावा जो बचेगा वो मैनिफेस्ट है। अब मैनिफेस्ट में दो है, फैकल्टेटिव एंड एब्सोल्यूट। सो फैकल्टेटिव मैनिफेस्ट का वो पार्ट है जो कि ठीक हो जाता है बाय एक्स्ट्रा एफर्ट ऑफ एकोमोडेशन। नॉर्मली अगर हमारा लेंस इससे इतना नॉर्मली एकोमोडेट करता है, लेकिन हमारा मसल का एक्स्ट्रा एफर्ट की वजह से वो और छोटा हो सकता है। सो इस एक्स्ट्रा एफर्ट की वजह से अगर हाइपरमेट्रोपिया ठीक हो जाता है तो वो होगा फैकल्टेटिव। लेकिन इसके अलावा जो होगा वो एब्सोल्यूट, मतलब जो कि ना लेटेंट पावर से ठीक हो सकता है ना एक्स्ट्रा एफर्ट से ठीक हो सकता है, तो वो होगा हमारा एब्सोल्यूट हाइपरमेट्रोपिया। सो इट इज अ पार्ट ऑफ मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया व्हिच इज नॉट करेक्टेड बाय लेटेंट एज वेल एज एक्स्ट्रा एफर्ट ऑफ एकोमोडेशन। सो हम हमारे लेटेंट और मैनिफेस्ट इन दोनों को मिला के बोलते हैं टोटल हाइपरमेट्रोपिया। So this was about the clinical classification. Now coming on to the symptoms of hypermetropia. So अगर mild hypermetropia है तो वो asymptomatic होता है, लेकिन moderate में क्या होता है, हमारा जो vision है वो कम हो जाता है। So diminished vision for distant as well as near. जब हम पास का काम करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहा है, उसकी वजह से ना आई स्ट्रेन के और ओक्यूलर स्टेनोपिया के सिम्टम्स आते हैं। इसमें क्या होता है, हमें पेरी ओक्यूलर डिस्कम्फर्ट होता है, मतलब आईज के आसपास बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्टिंग फीलिंग होती है। अब आई के पास में आईब्रो होती है, सो आईब्रो एक होगा, ऊपर फोरहेड होता है सो हेडेक होगा, पर्सन को स्लीपी फील होगा, टायर्ड एंड वाटरिंग ऑफ आईज होगा। सो ये सारे फीचर होते हैं हमारे ओक्यूलर एस्थीनोपिया के। और इसको हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, अगर हमें बहुत काम करने के बाद आई स्ट्रेन हो रहा है, सो हम इसमें थोड़ा रेस्ट लेते हैं, 20 सेकंड के लिए आंखें बंद करते हैं और फिर 20 फीट मतलब 6 मीटर तक देखते हैं। 6 मीटर ही क्यों देखते हैं, क्योंकि ये हमारा मिनिमम डिस्टेंस होता है जब हमारी रेस पैरेलल आ रही होती है। इसके बाद हमारी रेस कन्वर्ज या डाइवर्ज होना चालू हो जाती है। सो 6 मीटर डिस्टेंस है उससे दूर हम देख सकते हैं। इस टाइम पे हमारी जो आईज होती है ना वो रिलैक्स होती हैं, क्योंकि रेज जो है पैरेलल होती है। इसको हम स्क्रीन टाइमिंग भी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द लॉन्ग साइटेडनेस। एज वी नो हम हाइपरमेट्रोपिया में पास का दिखना बंद होता है बट दूर का ठीक रहता है, सो इसको लॉन्ग साइटेडनेस बोलते हैं। पर अगर किसी पर्सन को बहुत लंबे टाइम से हाइपरमेट्रोपिया है, सो उसमें लॉन्ग साइटेडनेस भी नहीं रहता, इसमें हमारा नियर एज वेल एज जो डिस्टेंट विजन है दोनों अफेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज द मोर हाइपरमेट्रोपिक। अब माइल्ड मॉडरेट के हमने सिम्टम देख लिए, अगर सीवियर हाइपरमेट्रोपिया है तो सडन ब्लरिंग ऑफ विजन होगा और स्क्विंट होगा। स्क्विंट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे एकोमोडेटिव टाइप ऑफ लेटेंट स्क्विंट और इंटरमीडिएट टाइप ऑफ एकोमोडेटिव स्क्विंट। तो ये हम स्क्विंट में डिस्कस करेंगे, बट जस्ट रिमेंबर कि यहाँ पे स्क्विंट के ये जो पर्सन होता है ये मोर प्रोन होता है टू स्क्विंट। सो नाउ हमारा होता है साइंस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। अब हमने सब पढ़ा, इसमें एक्सियल लेंथ कम हो जाती है तो इसमें आईबॉल का जो साइज है वो छोटा दिखेगा, सो आईबॉल साइज इज स्मॉल। देन जिसमें हमारा एंटीरियर चैम्बर होता है, अब क्योंकि आईबॉल छोटी हो गई है तो ये भी शेल हो जाएगा, मतलब थोड़ा कम हो जाएगा। जो एंगल होता है यहाँ पे, एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर नैरो हो जाएगा।
अब क्योंकि एंगल कम हो गया ना, तो ये पेशेंट बहुत प्रोन होते हैं फॉर नैरो एंगल ग्लोकोमा। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो लेंस है वो तो थ्रू आउट लाइफ ग्रो कर रहा है, पर क्योंकि चैम्बर भी शेल हो गई, एंगल भी कम हो गया है, तो धीरे धीरे इस प्यूपिल को ब्लॉक कर देगा। सो प्यूपिल ब्लॉक होने की वजह से अब यहाँ पे हमारा पूरा एक्वस फील है। अब क्योंकि प्यूपिल ब्लॉक हो गया है, तो हमारा जो एक्वस है ना वो आइरिस के पीछे इकट्ठा होने लग जाएगा, जिसकी वजह से जो आइरिस है इसमें स्वेलिंग होगी, और यहाँ पे ये एंगल और नैरो हो जाएगा, ऑलरेडी नैरो था इसमें। सो इसकी वजह से यहाँ पे ड्रेनेज रुक जाएगी, और ड्रेनेज नहीं होगी तो इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाएगा, जिससे कि ग्लोकोमा हो जाएगा। सो दिस वाज द पैथोलॉजी बिहाइंड नैरो एंगल ग्लोकोमा। सो यहाँ पे प्यूपिलरी ब्लॉक की वजह से कलेक्शन होगा एक्वस का बिहाइंड आइरिस, फिर उसकी वजह से आइरिस जो एडिमेटस हो जाएगा, उसकी वजह से नैरोइंग ऑफ एंगल होगा और प्राइमरी नैरो एंगल ग्लोकोमा हो जाएगा। नाउ लास्ट इज द फंडस चेंजेस। अगर कोई पेशेंट माइल्ड हाइपरमेट्रोपिक है तो उसका फंडस नॉर्मल होगा, लेकिन अगर कोई हाई हाइपरमेट्रोपिक है तो उसमें जो हमारा ये हमारे पीछे रेटिना है, उसमें ऑप्टिक डिस्क होती है और मैक्यूला होता है। सो यहाँ पे जो ऑप्टिक डिस्क है छोटी हो जाती है, सो ऑप्टिक डिस्क इज स्मॉल। और जो हमारे यहाँ पे ऑप्टिक नर्व लीव कर रही है ना, ऑप्टिक नर्व का हेड जो एक शाइनी रिफ्लेक्स देता है, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट सिल्क अपीयरेंस। नेक्स्ट इज पेपिलाइटिस देखने को मिलता है। हमारे न्यूराइटिस दो टाइप के होते हैं, ऑप्टिक न्यूराइटिस जो कि ट्रू न्यूराइटिस होता है, एक होता है फॉल्स न्यूराइटिस जो इसको हम पेपिलाइटिस भी बोलते हैं या स्यूडो न्यूराइटिस। सो ये भी यहाँ पे देखने को मिलता है। देन हमारा जो एंगल कापा होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जो हमारा कापा एंगल होता है ना, वो हमारा विजुअल एक्सिस और ऑप्टिकल एक्सिस के बीच का एंगल होता है, ये यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। और पेशेंट इसमें ना थोड़ा एपरेंट डाइवर्जेंट स्क्विंट दिखता है। इसको हम अभी समझते हैं। क्योंकि नॉर्मली हमारा जो मैक्यूला है ना वो ऑप्टिक डिस्क से टू डिस्क के डिस्टेंस पे होता है, मतलब 3 mm डिस्टेंस। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में ना मैक्यूला थोड़ा दूर शिफ्ट हो जाता है, स्लाइटली अवे फ्रॉम द डिस्क, मतलब टेम्पोरल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सो विजुअल एक्सिस इसमें थोड़ा मोर नेजली कट करती है, इसकी वजह से क्योंकि मैक्यूला थोड़ा दूर की तरफ शिफ्ट हो गया, पेशेंट का आईबॉल भी थोड़ा उधर की तरफ दिखेगा। सो यहाँ पे पेशेंट हमें ऐसा लगेगा कि वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। सो इसमें पेशेंट विल लुक अपेरेंटली डाइवर्जेंट स्क्विंट। बट इसमें जस्ट रिमेम्बर ये सिर्फ हमें पेशेंट दिख रहा है अपेरेंटली डाइवर्जेंट स्क्विंट, पर ये पेशेंट मोर प्रोन होते हैं फॉर कन्वर्जेंट स्क्विंट। क्योंकि हमारा जो आई है दोनों की दोनों, ये पास का देख नहीं पा रही, तो पास के लिए बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रही है पढ़ने के लिए। सो क्योंकि कन्वर्जिंग पावर बहुत ज्यादा लगा रही है यहाँ पे, तो इसकी वजह से पेशेंट ज्यादा प्रोन होते हैं फॉर कन्वर्जेंट स्क्विंट। सो नाउ नेक्स्ट इज द ग्रेडिंग। हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर या हाई हाइपरमेट्रोपिया। हम मॉडरेट का याद करते हैं +2 से +5, अगर 2 से कम होगा तो माइल्ड है और 5 से ज्यादा होगा तो हाई है। नाउ कमिंग ऑन टू द कॉम्प्लिकेशंस। सो अभी हमने पढ़ा था कि प्रोन होते हैं ज्यादा कन्वर्जेंट स्क्विंट के लिए, और दूसरा क्योंकि इसमें नैरो एंगल होता है, सो ये प्रोन है मोर नैरो एंगल ग्लोकोमा के लिए। नेक्स्ट प्रेस बायोपिया इन अर्ली एज ग्रुप, क्योंकि ये पेशेंट ऑलरेडी हाइपरमेट्रोपिक है, इन्हें पास का देखने में प्रॉब्लम है। और प्रेस बायोपिया में भी क्या होता है, ओल्ड एज में हमें पास का देखने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसमें एकोमोडेटिव पावर कम हो जाती है। सो ये पेशेंट ज्यादा प्रोन होते हैं कि इनको प्रेस बायोपिया और जल्दी एज में आ जाएगा। नेक्स्ट इज द हाई इंसिडेंस ऑफ एम्ब्लायोपिया। अगर एक आई हाइपरमेट्रोपिक है और एक आई थोड़ी बेटर है, सो हमारा जो ब्रेन है ना वो बेटर आई को यूज करेगा और पुअर आई को यूज नहीं करेगा। सो इसको बोलते हैं डिसयूज एम्ब्लायोपिया। नाउ नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट। हम इसको कभी भी ओवर करेक्ट नहीं करते, हम इसको फुल करेक्ट कर सकते हैं या अंडर करेक्ट करते हैं, हम कभी भी ओवर करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया नहीं करते। इसमें हमारा एम क्या होता है, टू करेक्ट मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया, मतलब जो हम एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं ना जिसकी वजह से हमारे सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको हम ठीक करते हैं। क्योंकि जो हमारा लेटेंट है उसको तो हमारे नॉर्मल लेंस की एकोमोडेटिव पावर ही ठीक कर देती है, और बच्चों में ना ये मसल एकोमोडेशन पावर बहुत अच्छी होती है, तो इनमें कोई सिम्टम भी हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन ओल्ड एज में क्या होता है, हमारी जो नॉर्मल एकोमोडेटिव पावर है वो कम हो जाती है, तो हमें जो ओल्ड एज में है, हमें लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया को भी ठीक करना पड़ता है। क्योंकि लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया किसकी वजह से ठीक हो रहा था, हमारी नॉर्मल एकोमोडेटिव पावर की वजह से, और ओल्ड एज में ये भी कम हो जाती है, सो इसलिए हम ओल्ड एज में लेटेंट को भी ठीक करेंगे। सो ये करेक्ट कैसे करते हैं हम, बाय कॉन्वेक्स लेंस। एज वी कैन सी, पहले जो इमेज हमारी कन्वर्ज हो रही थी रेटिना के बिहाइंड, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जिंग पावर कम हो गई है, तो हम कन्वर्जिंग लेंस देंगे जो कि हमारा होता है कॉन्वेक्स लेंस। अभी क्या करेगा, रेज को पहले ही कन्वर्ज कर देगा, इसकी वजह से हमारी अब जो रेज है वो रेटिना के ऊपर जाके कन्वर्ज होगी। सो इसको हम ठीक करते हैं बाय कॉन्वेक्स लेंस। और हम इसकी सर्जरी भी कर सकते हैं, इसकी सर्जरी का नाम होता है हाइपरमेट्रोपिक लेसिक सर्जरी। अगर किसी को हाई डिग्री ऑफ हाइपरमेट्रोपिया है ना, तो हम नॉर्मली हम कॉन्वेक्स लेंस की ग्लासेस लगाते हैं, लेकिन अगर किसी को हाई हाइपरमेट्रोपिया है तो हम प्रेफर करते हैं कॉन्टेक्ट लेंस।
या फिर बाहर से इंट्राओक्यूलर लेंस को मतलब इम्प्लांट कर देते हैं। सो यहाँ पे हम ग्लासेस क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि ग्लासेस के कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, जैसे कि इनका मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा होता है। अगर एक आई इतना देख रही है तो दूसरी आई उसको मैग्नीफाई करके इतना देखेगी। सो इसमें मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हमें दो इमेज दिखती है तो डिप्लोपिया हो जाता है। और ये जो लेंस होते हैं अगर हाई हाइपरमेट्रो तो बहुत थिक लेंस होंगे, जिसकी वजह से हमारा फील्ड ऑफ विजन बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और इसमें थिक ग्लासेस की वजह से प्रिज्मेटिक इफेक्ट्स भी आते हैं। सो नाउ लेकिन कॉन्टेक्ट लेंस में क्या होता है, मैग्निफिकेशन कम होता है, नियरली 8%, इतना मैग्निफिकेशन हमारी आई टॉलरेट कर लेती है। नेक्स्ट फेकिक, अगर इंट्राओक्यूलर लेंस हम बाहर से इम्प्लांट कर रहे हैं तो उसमें कोई मैग्निफिकेशन ही नहीं होगा, क्योंकि हम उसको वहीं पे लगाते हैं जहाँ पे हमारा नॉर्मल लेंस है, मतलब एट नोडल नोडल पॉइंट ऑफ आई। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हाइपरमेट्रोपिया। सो हमने इसकी समरी डिस्कस करते हैं, हमने इसको इन पॉइंट्स में डिस्कस किया है। सो फर्स्ट वन इज द डेफिनेशन। सो इसमें क्या होता है, जो इमेज बनती है, पैरेलल रेज दैट आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी आर फोकस बिहाइंड द रेटिना। सो इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने डिस्कस की इसके 5 टाइप होते हैं। वन इज द एक्सियल, देन कर्वेचरल, देन इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया, फिर एक होता है अफेकिया, एंड वन इज द पोजिशनल जिसमें पोस्टीरियर डिसलोकेशन हो जाता है। देन हमने डिस्कस किया इसके कॉजेज, जो कि फिजियोलॉजिकल होते हैं, पैथोलॉजिकल होते हैं। क्लिनिकल टाइप्स में हमने इसके डिस्कस किए 2 टाइप, लेटेंट एंड मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट के फर्दर 2 टाइप, फैकल्टेटिव एंड एब्सोल्यूट। लेटेंट और मैनिफेस्ट को मिलाकर बोलते हैं टोटल हाइपरमेट्रोपिया। देन हमने इसके सिम्टम्स डिस्कस किए, माइल्ड में एसिम्प्टोमेटिक होता है पर्सन, मॉडरेट में हमें इसमें आई स्ट्रेन के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, एंड सीवियर हाइपरमेट्रोपिया में हमें यहाँ पे ब्लरिंग ऑफ विजन एंड स्क्विंट देखने को मिलता है। देन हमने इसके साइन डिस्कस किए, जिसमें हमने डिस्कस किया जो एंटीरियर चैम्बर होता है वो शैलो हो जाता है, एक्सियल लेंथ होती है वो इसमें कम हो जाती है, और इसमें जो एंगल होता है वो नैरो हो जाता है, इसलिए पर्सन नैरो एंगल ग्लोकोमा के लिए बहुत प्रोन होते हैं। देन हमने इसमें डिस्कस किया कि जो फंडस होता है उसमें ऑप्टिक डिस्क जो है वो स्मॉल हो जाती है। देन हमने इसकी ग्रेडिंग डिस्कस की, जो कि माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। मॉडरेट को हमने याद किया था 3 to 5, सो 3 से कम में हमारा होगा माइल्ड एंड 5 से ज्यादा में होगा सीवियर। देन कॉम्प्लिकेशन में ये स्क्विंट, कन्वर्जेंट स्क्विंट के लिए बहुत प्रोन होते हैं, देन नैरो एंगल ग्लोकोमा एंड प्रेस बायोपिया इन अर्ली एज। देन ट्रीटमेंट में हमने डिस्कस किया, हम इसमें कॉन्वेक्स ग्लासेस देते हैं, कॉन्टेक्ट लेंस हम इसमें दे सकते हैं अगर हाई हाइपरमेट्रोपिया है, या फिर इंट्राओक्यूलर लेंस प्लांट कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट हाइपरमेट्रोपिया। आई होप दिस इज हेल्पफुल। थैंक यू।